हेलो बच्चों, आज हम सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर करने जा रहे हैं। अब इस लेसन में क्या क्या मेन कंटेंट्स हैं वो है, एक तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है हमारा शैलों के बारे में, शैलें कितने प्रकार की होती हैं, शैलों से हमें क्या लाभ हैं, शैलें हमारे क्या क्या काम आती हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी इस लेसन में हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों, ये तो आप जानते हो कि आपने बहुत बार पहले ही पढ़ा है कि पृथ्वी की हमारी जो है दो हिस्सों में बटी हुई है, एक इसका आंतरिक हिस्सा और एक इसका बाहरी हिस्सा है। अब बाहरी हिस्से के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी हमें बाहरी हिस्सों पर नज़र आते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, ना ही हम पृथ्वी के अंदर झांक करके हम देख सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो है निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। मीन्स कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी फूट जाता है, तो इस तरह की प्रक्रियाएं यहाँ पर होती रहती हैं। तो इसलिए पृथ्वी हमारी क्या है, गतिशील ग्रह है। मीन्स इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती हैं। तो हम पहले जानकारियाँ प्राप्त करें पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो आंतरिक भाग पढ़ने से पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखें। सबसे ऊपर हमारा लिखा हुआ है परपटी। इसके नीचे, ठीक नीचे आप येलो पोर्शन देखोगे तो हमारा आता है मेंटल। और उसके ठीक नीचे जब हम रेड वाले पोर्शन में जब पॉइंट पर जाते हैं तो वो हमारी आती है आंतरिक क्रोड। यानी कि हमारी पृथ्वी जो मुख्यतः इन तीन सतहों में बटी हुई है, परपटी, मेंटल और क्रोड। अब इन सभी लेयर्स की जो हैं दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। तो अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। तो अब इसको ध्यान से समझे कि हमारी पृथ्वी जो है एक प्याज की भांति है। जैसे प्याज बच्चों आप लोगों ने देखी होगी कि प्याज में जो है एक के बाद एक लेयर्स होती है। अगर आप प्याज को खोल कर देखते हो तो उसकी एक एक लेयर आपको अलग अलग नज़र आ जाती हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर भी एक के बाद एक लेयर जो है, परतें जो वो संकेंद्रित होती हैं। जो सबसे ऊपरी परवटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह जो सबसे ऊपरी सतह है ये कहलाती है परपटी, और ये सबसे पतली परत होती है। और अगर हम महाद्वीपीय सतह पर देखें तो ये 35 किलोमीटर, और अगर समुद्र तल की हम बात करें तो ये केवल 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय सतह जो है ये सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना, इसलिए इसे Cl कहा गया। महासागरीय परपटी जो है वो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसलिए इसे सी में कहा गया। सी मीन्स वही सिलिका और मै मीन्स मैग्नीशियम। अब जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ चित्र में आप देखें कि महाद्वीपीय परपटी आपको नज़र आ रही है, महाद्वीप और उससे नीचे महाद्वीपीय परपटी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपने महासागर देखा और महासागर की तली से नीचे महासागरीय परपटी। तो इन सब के नीचे हमारी आती है मेंटल। अब मेंटल जो परपटी जो है हमारी वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली, और इसके बाद जो पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो है क्रोड। अब क्रोड जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या है, और यह मुख्यतः इसे निकल एवं लोहे की बनी हुई है, तथा इसे नीफे कहते हैं। नी निकिल और फे से फेरस। ये अगर आप साइंस की पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको पता चलेगा। अब केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अब हम बात करते हैं आयतन के आधार पर। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शैल एवं खनिज के बारे में। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है, ऐसा आप जानते हो। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अब शैलें जो हैं वो विभिन्न रंगों की होती हैं, आकार की होती हैं, इनका गठन भी अलग होता है। अगर हम इनको बांटें तो शैलें हम 3 प्रकार की हैं कि आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल को इग्नेशियस कहते हैं। इग्नेशियस शब्द जो है वो लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी शैल लैटिन शब्द सेडिमेंटन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक शैल जो है वो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से ली गई हैं, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो अब इनके बारे में आगे पढ़ते, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आग्नेय शैलों के बारे में। जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल।
अब अंतर्वेदी शैल जो क्या होती है और बहिर्वेदी शैल क्या, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जब आप ये देखते हो, जब लावा जो है लाल रंग का होता है, जब ये पृथ्वी से बाहर निकलता है, जब आप बाहर आता है, तो ये द्रवित लावा जो है वो पृथ्वी के बाहरी सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब ये बाहरी संपर्क में आता है, पर्यावरण के संपर्क में आता है पृथ्वी से निकलने के बाद, तो ये ठोस हो जाता है और पर्पटी पर इस प्रकार से बनी शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैलें कहते हैं। बहिर् मीन्स बाहरी, तो इन्हें कहते हैं बहिर्वेदी आग्नेय शैलें। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट। अब हम बात करते हैं अंतर्वेदी शैलों की। जब द्रवित मैग्मा जो है कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, यानी कि पूरा मैग्मा बाहर नहीं आ पाता और मैग्मा बाहर आते आते बीच में ही ठंडा हो जाता है जब कुछ हिस्सा उसका, तो इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जब धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। अब देखो एक डिफरेंस तो आपको यही पता चल गया बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलों में, कि बहिर्वेदी शैल बाहर बनी होती है, जबकि अंतर्वेदी शैल जो है वो पृथ्वी के अंदर बनी होती हैं। और बहिर्वेदी शैल जो हैं वो उनके दाने जो है महीन होते हैं, जबकि इनके दाने मोटा रूप ले लेते हैं, बड़े दाने होते हैं। ग्रेनाइट जो है वो अंतर्वेदी शैल का एक एग्जाम्पल है। जब ये शैलें, अब हम बात करें अगली शैल हमारी अवसादी शैल के बारे में। जब ये शैलें लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इन छोटे कणों को कहते हैं अवसाद। अब ये अवसाद हवा के द्वारा, जल के द्वारा या किसी और माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं और इन पर एक के बाद एक परत जमती रहती है और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को भी कभी कभी इन शैलों पर रहे हैं, ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। अभी ये जो अवशेष हैं ये जीवाश्म कहलाते हैं। जब ये शैलों में दब जाते हैं तो कभी कभी इनके चित्र भी नज़र आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आग्नेय शैलों की। अब आग्नेय शैलें जो हैं ये आग्नेय नहीं, अब बात करें हम कायंत्र शैलों के बारे में। आग्नेय और अवसादी शैलें जब उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायंत्र शैलों में परिवर्तित होते हैं, यानी कि जब आग्नेय और अवसादी शैलों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो जो इससे जो शैल बनती है वो कायंत्री शैल कहलाती है। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, चिकनी मिट्टी से स्लेट बनता है और चूना पत्थर से हम संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं शैलों के बारे में, इन शैलों के उपयोग के बारे में। शैलें जो हैं कठोर शैलों का उपयोग जो है सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारतें बनाने में किया जाता है। कभी कभी बच्चे खेलने में भी इनका प्रयोग करते हैं। आप अपने दादा दादी या माता पिता से पूछे बचपन उन्होंने भी जो इन शैलों के छोटे छोटे टुकड़ों से खेल खेले होंगे, जैसे पिट्ठू खेलना है, गिट्टे खेलना है, जो 5 पत्थर से हम खेलते हैं। अब यहाँ आपको चित्र दिखाए गए हैं लाल किले का, लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब हम बात करते हैं शैल चक्र के बारे में। इसे भी हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब चित्र को बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्मा की। जब मैग्मा जो है वो पृथ्वी से बाहर आता है तो बाहर आकर के हमने पहले भी पढ़ा कि वो आग्नेय शैल के रूप में परिवर्तित हो, तो वो आग्नेय शैल बनते हैं। जब ये आग्नेय शैलें टूटती हैं तब ये नीचे जो है छोटे छोटे अवसादों के रूप में जमा हो जाती हैं। जब ये जमा होती हैं तो हवा के द्वारा, जल के द्वारा जो है इन्हें बहा कर ले जाया जाता है या अपवर्तित कर दिया जाता है, तो ये अवसादी शैलों का रूप धारण कर लेते हैं। मीन्स एक के बाद अवसाद जब इन पर जमा होते हैं तो परत दर परत इनकी बन जाती है। तो इस प्रकार की शैल हमारी अवसादी शैल बन गई। जब ये आग्नेय और अवसादी शैलों पर दबाव और तापमान बढ़ता है तो ये कायांत्रित शैल का रूप धारण कर लेती हैं। अब ये कायांत्रित शैल पुनः पिघल करके वापस द्रवित मैग्मा में बदल जाती हैं और ये वापस द्रवित मैग्मा जब बाहर आते तो वापस ठंडा होकर आग्नेय शैल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने चित्र के माध्यम से समझा शैल चक्र के बारे में। अब हम बात करते हैं शैल जो एक खनिजों से बनी होती हैं और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, यानी कि ये जो शैल हैं इनके अपने भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, इनकी एक रासायनिक संरचना होती है और ये खनिज जो है हम मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। इनका उद्योगों में, औषधीय उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो बच्चों आई होप आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।